चलिए, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का ये तुम्हारा पहला E1 टाइप हम लोगों ने देखा था, दूसरा E2 टाइप हम लोगों ने देखा था, क्लियर हो गया था वो। अब एक और है मैकेनिज्म, E1CB टाइप मैकेनिज्म। E1CB ये अलग है E1 और E2 से, थोड़ा सा डिफरेंट है। या देखो, E1 से तो क्लियर है कि यूनिमॉलिकुलर, ठीक है। C का मतलब यहाँ तुम कंजुगेट, B का मतलब बेस, यानी कंजुगेट बेस बनता है इसके मैकेनिज्म के दौरान। दैट्स वाई क्या नाम दिया गया। और यूनिमॉलिकुलर यानी इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 आता होगा, यानी रेट सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता होगा। दैट्स वाई ये यूनिमॉलिकुलर बोला गया है इसको, देखेंगे हम लोग। लेकिन चलो देखते हैं ये होता कहाँ है और इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर क्लियर करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने लिखा कंडीशन फॉर E1CB। ये हर जगह होगा नहीं, इसके लिए कंडीशन सुटेबल होगा तब ये होगा। जरा देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस जब लेते थे हम लोग और हाई टेम्परेचर लेते थे तो E2 टाइप होता है। E2 टाइप का कंडीशन क्या है, E2 टाइप कब होगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बेस लोगे और हाई टेम्परेचर लोगे, ठीक है, तो E2 टाइप होगा। अगर इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, हाई टेम्परेचर भी हो, दो और कंडीशन फेवर कर जाए, थर्ड और फोर्थ, ये 2 तो रहेगा। अगर सिर्फ यही 2 रहेंगे तो E2 टाइप मैकेनिज्म होगा, नो डाउट। लेकिन इसमें ये 2 ऐड भी कंडीशन ऐड हो जाएंगे तो फिर वहाँ चांसेस E1CB का हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। अरे E2 टाइप होने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर चूंकि एलिमिनेशन है तो किसी ग्रुप को बाहर निकालने पड़ेंगे एडजेसेंट कार्बन से, तो वो जो लिविंग ग्रुप है, अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो जाए उसके पास, उस कंपाउंड का जिसका हम एलिमिनेशन करवा रहे हैं, E2 करवा रहे हैं, सपोज करो, उसमें अगर हम चाहते हैं कि E2 हो तो हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए, हाई टेम्परेचर ले लिए, लेकिन जो कंपाउंड हमने लिया उसमें लिविंग ग्रुप पुअर है, यानी वो निकलना बाहर नहीं चाहता है, वो ग्रुप बाहर ईजिली बाहर नहीं निकल रहा है, तो पुअर लिविंग ग्रुप अगर अवेलेबल हो, देखो कंडीशन कैसे बनेगा E1CB के लिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो बीटा पोजीशन पे। अरे अल्फा पोजीशन पे तो फ्लोरीन होगा, पुअर लिविंग ग्रुप, OH होगा, CN होगा, तो बीटा कार्बन पे कौन हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये 2 कंडीशन अगर ऐड हो जाए E2 टाइप के कंडीशन में, तो टोटल कितने कंडीशन होगा E1CB के लिए। स्ट्रॉन्ग बेस लेना होगा तुम्हें, हाई टेम्परेचर लेने पड़ेंगे, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए कंपाउंड के अंदर जिसका तुम E1CB करवाओगे, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होना चाहिए बीटा पोजीशन पे। तो डेफिनेटली ये चारों कंडीशन अगर सूट करता है तो वहां E1CB होगा। क्लियर है। जैसे देखो यहां देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ये कंपाउंड हमने लिया, ठीक है, और इस कंपाउंड के साथ हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, हाई टेम्परेचर ले लिया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम लोग क्या उम्मीद करेंगे कि सर ये कंपाउंड जो है ना E2 टाइप मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। बट फिर हम क्या देखते हैं कि बीटा पोजीशन पे, यहां देखो ये अल्फा पोजीशन के जहां पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। मतलब थर्ड कंडीशन तुम्हारा यहां पे दिख रहा है तुमको कि सर यहां तो पुअर लिविंग ग्रुप लिया है आपने, और फिर बीटा पोजीशन पे चेक करते हो, ये वाला बीटा पोजीशन है जहां पे तुम यही देख रहे हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH CHO। तो ये जो 2 कंडीशन हो गया, पुअर लिविंग ग्रुप और ये CHO बीटा पोजीशन पे हो गया, अब ये जो कंपाउंड है ये E2 टाइप मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेगा, ये करेगा E1CB को, बस यही चीज़ है, ठीक है। तो E2 टाइप हम सब जानते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग बेस हाई टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर कंपाउंड में ये दोनों कंडीशन भी हो उस कंपाउंड में जिसका तुम E2 टाइप मैकेनिज्म करवाना चाहते हो, तो फिर आपको वहां E2 टाइप नहीं होगा, E1CB होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होना क्या है, प्रोडक्ट में और रिएक्टेड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैकेनिज्म सिर्फ चेंज हो जाएंगे। यहाँ भी होगा क्या बताओ, अल्फा पोजीशन से फ्लोरीन जाएंगे, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, HF बाहर हो जाएगा और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। लेकिन फर्क कहाँ डालेगा ये, मैकेनिज्म में। E2 टाइप मैकेनिज्म यहाँ नहीं होगा, E1CB हो जाएगा। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं E1CB का, आखिर ये हुआ क्यों, और ये जो है ना पुअर लिविंग ग्रुप क्या करता है, क्या फ़र्क डाल देता है, और बीटा पोजीशन पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप हो तो क्यों वो E1CB को या ये फ्लोरीन E1CB को क्यों फेवर करने लगता है, E2 टाइप को क्यों नहीं फेवर करता है। चलिए देखते हैं। और इसका मैकेनिज्म यहाँ देखिए बहुत आसान है, वेरी इजी। लुक है, देखो यहाँ है तुम्हारा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका क्या काम है,
बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको पिक करना, E2 टाइप याद करो, उसके मैकेनिज्म को याद करो। यस, तो ये जाएगा और बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब ये जिसको बाहर निकालेगा, जैसे ही ये बाहर निकलेगा एट द सेम टाइम फ्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा। यदि ये E2 टाइप होता तो, है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता और फिर फ्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता, यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन। हम बोलते सर ये तो E2 टाइप हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये तो E1CB का मैकेनिज्म है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ RO माइनस हाइड्रोजन को पिक कर लेता है, उसको बाहर निकाल देता है, तो हाइड्रोजन प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा H प्लस, तो यहाँ पे C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और जब ये हाइड्रोजन RO माइनस के साथ बाहर निकलेगा, फ्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पुअर लिविंग ग्रुप है, वो बाहर निकलना नहीं चाहता, इसके बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है ना, इसको आसानी से बाहर निकाल नहीं सकते हो। यानी जिस टाइम ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उसी टाइम ये फ्लोरीन बाहर नहीं निकलेगा। तो समझ में आया, अगर ये दोनों बाहर निकल जाता है एक साथ तो क्या बोलते, E2 टाइप मैकेनिज्म है, क्योंकि वहाँ सिमल्टेनियसली बॉन्ड का टूटना, नया बॉन्ड बनना होता है। लेकिन यहाँ तो फर्क आ गया। फर्क क्या आ गया, फ्लोरीन चूंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसलिए ये बाहर निकला नहीं हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ये E1CB के डायरेक्शन में चला गया। तो क्या हुआ यहाँ बताइए, C पे माइनस चार्ज आ गया क्योंकि यहाँ से बीटा हाइड्रोजन बाहर चला गया है, और फ्लोरीन अभी तक अपना पोजीशन कायम रख ले है ना, बाहर निकला ही नहीं। लेकिन जब ये बना, ये तुम कह सकते हो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है सर, ये तो कार्बोएनाइन है। और दूसरे तरीके से क्या कह सकते हो, ये बताओ, इसने क्या दिया, इस कंपाउंड ने H प्लस दिया, और H प्लस दे दिया। जो H प्लस देता है उसे क्या कहते हो, एसिड कहते हो। और जो H प्लस देने के बाद बनता है, अब ये बताओ ये क्या हो गया, ये तो कंजुगेट बेस हो गया। क्यों, क्योंकि अब इसे H प्लस चाहिए, ये माइनस चार्ज है ना यहाँ पे, अरे C माइनस है, कहीं से भी कोई H प्लस आएगा फिर इसमें क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ये कंजुगेट बेस हो गया, यहाँ कंजुगेट बेस बन गया, यहाँ कंजुगेट बेस बन गया। फ्लोरीन अभी भी है, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बाहर नहीं निकला। अगर निकलता हाइड्रोजन के साथ बाहर तो वो क्या हो जाता, E2 टाइप मैकेनिज्म हो जाता। डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो ये हमें याद रहने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि सर आपने जो क्लोरीन बिट्टा पोजीशन पे लिया है, आपने कहा था कि बिट्टा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो कैसे इस चीज़ को फेवर कर रहा है। अरे इस चीज़ को बनने में वो हेल्प कर रहा है। बोलो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बोएनाइन हो गया ये, और कार्बोएनाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है यदि उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीने। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये देखो, ये क्लोरीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे, यानी डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम बिट्टा पोजीशन पे बात करते हैं, वो क्या करता है, बने हुए कार्बोएनाइन को या बने हुए कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, तब नहीं इसके बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अगर हम वहाँ बिट्टा पोजीशन पे ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना ले, तो ये जो C माइनस तुम बना रहे हो ना, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, कम होगी बनने की। अरे जो स्टेबल होगा वही ना बनेगा। तो समझ में आ गया। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, E2 टाइप में क्यों नहीं गया ये, दो कारण। पहला कारण कि फ्लोरीन यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ ही नहीं रहा है क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, और दूसरा कारण जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया गया H प्लस को, तो जो कार्बोएनाइन बना उसको ये क्लोरीन स्टेबलाइज कर रहा है। तो यानी इसके बनने की, कंजुगेट बेस बनने की संभावना क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और अगर ये बन गया तो E2 टाइप मैकेनिज्म यहाँ तो हो नहीं रहा है। क्लियर है। तो ये समझो कि क्यों हम पुअर लिविंग ग्रुप की बात करते हैं और क्यों हम बिट्टा पोजीशन पे किसको लाने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। बात समझ गया। तो कंजुगेट बेस बन गया। अब क्या होगा, ये तो मान लो फास्ट प्रोसेस हुआ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बिट्टा पोजीशन से हाइड्रोजन को खींचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। इसके बाद क्या होगा, स्लोली क्या होगा, क्योंकि इस और इस बॉन्ड को तो तोड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देने से टूटेगा, तो वैसे भी हम हाई टेम्परेचर लेके ही चल रहे हैं, तो तब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा और ये फ्लोरीन माइनस बाहर निकल जाएगा, और कंपाउंड बन जाएगा। देखो कंपाउंड तो वही बना, लेकिन तरीका क्या हुआ, क्या ये E2 टाइप का तरीका था, नहीं था। तो ये मैकेनिज्म था तुम्हारा E1CB का। कार्बोएनाइन बना, यानी उसे हम कंजुगेट बेस कहते हैं, इसलिए CB यानी कंजुगेट बेस, और E1Q, यहाँ से देखो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, स्लो वाला। तो स्लो वाला स्टेप जो है तुम्हारा ये है, कार्बोएनाइन बनने के बाद जो F- बाहर निकलता है,
तो रेट सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? लिविंग नेचर पे, लिविंग ग्रुप पे, जो F माइनस बाहर निकला है ना, लिविंग नेचर पे ही ना डिपेंड करेगा भाई। ये जो F माइनस बाहर निकला, ये अगर जल्दी निकल जाए तो रेट ज़्यादा होगा। अगर ये देखो, अरे भाई लिविंग ग्रुप जो है तुम्हारा F माइनस स्लो स्टेप में बाहर निकला ना, तो लिविंग ग्रुप का नेचर अगर ज़्यादा हो तो रेट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी रेट इज इक्वल टू क्या हो गया? K और कंजुगेट बेस, यानी सिर्फ कंजुगेट बेस पर रेट डिपेंड करेगा, कंजुगेट बेस पे। ये देखो, ये फास्ट स्टेप था, ये स्लो स्टेप था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है, तो सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा रेट। और यदि एक ही चीज़ पर डिपेंड करे तो उसको क्या कहते हो? मॉलिक्यूलरिटी कितना लेते हो तुम? 1 लेते हो। मॉलिक्यूलरिटी कितना लेते हो? 1। और ये क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? E1CB। क्या पड़ा नाम इसका? E1CB। E1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, CB का मतलब कंजुगेट बेस। क्लियर है? चलो ठीक है, ये चीज़ भी हम क्लियर कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, है ना, विच इंक्रीजेस चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट। यानी जो कार्बोनाइन के बनने की संभावना को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जब कार्बोनाइन बना, वही तो है कंजुगेट बेस, यानी तब E1CB मैकेनिज्म होने लगेगा। क्लियर है बात? चलो ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ होगा, देखने को मिलेगा हमको ये E1CB मैकेनिज्म। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखो अल्फा पोजीशन पे फ्लोरीन है, यानी कौन सा ग्रुप है? ये बैड लिविंग ग्रुप है। और बीटा पोजीशन पे ये बेंजीन है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब ये कंपाउंड किस चीज़ को फॉलो करेगा? हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में किस चीज़ को फॉलो करेगा? E1CB को फॉलो करेगा। बात समझ रहे हो? चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अल्डोल। इसे हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर में। यहाँ देखिए अल्फा पोजीशन पे कौन है? OH, बैड लिविंग ग्रुप है, मालूम है, वहाँ लिखे हुए थे। इसका बॉन्ड जो है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है, तो ये बैड लिविंग ग्रुप है OH। और बीटा पोजीशन पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और हाई टेम्परेचर लिया हुआ है हमने, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, तो यहाँ भी E1CB मैकेनिज्म फॉलो होगा। बात समझ रहे हो? अरे होना क्या है, देखो अल्फा पोजीशन पे OH जाएगा, बीटा पोजीशन पर से हाइड्रोजन जाएगा, H2O बाहर चला गया, डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे होना तो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप को बाहर निकलने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, थ्योरेटिकली कह रहे हैं, क्या ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है? क्या ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि हम लोग ऐसे ही जो है हल्ला मचा रहे हैं कि ना ऐसा हुआ होगा? क्या कार्बोएनाइन जो बना, कंजुगेट बेस जो बना, उसका प्रूव है आपके पास कि हाँ इस रिएक्शन मैकेनिज्म में कंजुगेट बेस बनता है? इसका प्रूव है? तो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली E1CB। यहाँ देखो फ्लोरीन लिया अल्फा पोजीशन पे, बैड लिविंग ग्रुप है ना। बीटा पोजीशन में बेंजीन लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये E1CB को फॉलो कर सकता है। तो चलो लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O-। लेकिन यहाँ क्या किया, चूँकि हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड करना है इस चीज़ को कि कंजुगेट बेस बना कि नहीं बना, तो यहाँ देखो C2H5OD ड्यूटेरियम को ले लिया, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। हाइड्रोजन की जगह क्या ले लिया हमने? D ले लिया, ड्यूटेरियम को ले लिया, जो इजीली हमें बता देगा। ठीक है, तो चलिए होगा क्या, पहला स्टेप में क्या होता था, ये बेस जो है ना बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को छीन लेगा, तो क्या बनेगा? इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब C पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो ड्यूटेरियम भी है C2H5OD। ये D क्या करेगा? D+, यहाँ से D+ निकलेगा और C- के साथ अटैच हो जाएगा, है ना। C2H5OD लिया, ये लिया नहीं, ऑलरेडी लिए हुए हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ से D+ निकलेगा और C- से अटैच हो जाएगा, ये कंपाउंड बना देगा, बन गया ये कंपाउंड। अब देखो जहाँ H था वहाँ कौन आ गया है? D आ गया है। चलिए फिर क्या करेगा? रिपीट होगा यही प्रोसेस, C2H5O-, फिर से बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर निकालेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C-। ठीक है, अब ये C- आ गया, और साथ में H की जगह क्या है? D है, और यही हमें प्रूव्ड करके देगा कि हाँ भाई यहाँ पे अगर मान लो ये ना बनता, अगर ये कंजुगेट बेस यहाँ ना बनता, तो क्या D यहाँ पे आता? इस C पोजीशन पे जो है D जो है ये यहाँ पे नहीं आता। अब क्या होगा? वो E1CB का मैकेनिज्म फॉलो करो। अब C कंजुगेट बेस बन चुका है, तो फ्लोरीन धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड में गौर से देखो, C
के पास H के बजाय यहाँ D है। अगर यहाँ H होता, D नहीं होता, तो हम मान लेते कि कंजुगेट बेस बना नहीं। अगर कंजुगेट बेस बना है, अगर कंजुगेट बेस बना है, तब ना वो D जाके वहाँ पे क्या किया है, अटैच हुआ है। अगर ये ना बनता तो D वहाँ अटैच होता क्या, नहीं होता। बात समझो, होता क्या तब, ये फ्लोरीन और ये H एक साथ बाहर निकल जाता, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता। तो ये जो D यहाँ पे लास्ट में हमको दिखा, इसी के साथ D, ये बात किस चीज़ को प्रूव करता है, वेरीफाइड करता है कि यस सर यहाँ पे कंजुगेट बेस बना है। और इसका मतलब है कंजुगेट बेस बना है, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो जाता है यहाँ से, और E1CB स्टेबलाइज हो जाता है कि ना इस तरह का कोई मैकेनिज्म ज़रूर है। Above reaction proves the formation of conjugate base, that is E1CB takes place. Is it clear? तो एक्सपेरिमेंटली भी हमने ये तुमको दिखा दिया कि यस E1CB मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, होता है। और ये E2 से हम तो करवाने क्या जाते हैं भाई, E2 टाइप मैकेनिज्म करवाना जाते हैं। हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, हीट लेते हैं। लेकिन यदि कंपाउंड के अंदर दो चीज़ें देखनी है हमको, कि जो लिविंग ग्रुप है जिसको तुम्हें बाहर निकालना है, क्या वो बैड लिविंग ग्रुप है, क्या वो पोर लिविंग ग्रुप है, निकलना बाहर नहीं चाहता, अगर है, और दूसरा चीज़ बिटा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो समझ जाओ वो E1CB को फॉलो करेगा, E2 को फॉलो नहीं करेगा। दैट्स इट, क्लियर है। तो ये भी एक तरह का मैकेनिज्म है E1CB। पहले हमने E1 टाइप पढ़ा, फिर E2 टाइप पढ़ा, और ये एक अलग तरह का है जो एक कंडीशन में होता है, हर जगह नहीं होता है। इज इट क्लियर? ये सब क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म, हम लोगों ने क्लियर कर दिया। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमने क्लियर किया, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, एडिशन पढ़ा, और ये था एलिमिनेशन। तो ये तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हो चुका है। ये जो चैप्टर था हम लोग का, ये बहुत टाइम लगता है, बड़ा सा चैप्टर है, इसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी पढ़ने पड़ते हैं। और वो जो 5 चीज़ था, याद करो क्या था 5 चीज़, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अटैक ऑफ रिएजेंट, तीसरा बॉन्ड ब्रेकिंग, चौथा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और पांचवा बॉन्ड फॉर्मेशन। वो पांचों हम लोगों ने पहले पढ़ा, जिसमें हमें रेजोनेंस वगैरह भी पढ़ना पड़ा था। और फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ा। अगर ये सारे पोर्शंस जो हमने क्लियर किया हुआ है, ये अगर आप पढ़ लेते हो तो 12th का ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी। क्लियर है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th का पोर्शन, हेलो एल्केन्स एंड हेलोएंस। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे हम लोग 12th का पोर्शन। बहुत आसान है। अब चूंकि तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिए हो, सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिया हुआ है, तो अब ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए अब आप जो भी है बात करेंगे हम अगला वीडियो में, जब हेलो एल्केन और हेलो एरेंस शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।